हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पार्टनरशिप बनाई क्यों जाती है और एक सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। अब इस लेक्चर में हम कुछ और बेसिक्स जानेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। किसकी डेफिनेशन? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो पार्टनरशिप है वो एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में, जिसमें वो बंदे एग्री करते हैं। किस चीज के लिए एग्री करते हैं? प्रॉफिट शेयर करना बिजनेस का। जो बिजनेस वो सारे मिलके चलाने वाले हैं या फिर कुछ लोग अदर्स के बिहाफ पे चलाने वाले हैं। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। किसके प्रॉफिट्स को? बिजनेस के। बिजनेस को कैरी कौन करेगा? सभी मिलके या कुछ अदर्स के बिहाफ पे। ये डेफिनेशन कहाँ दी गई है? ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 4। किसके सेक्शन 4 में? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है। अच्छा जी, अब एक चीज और समझे। जो पार्टनर्स होते हैं, मतलब ए बी सी तीन जने मिले और पार्टनरशिप में एंटर कर गए, तो ए बी सी को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। ए बी सी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर पार्टनर पार्टनर। और अगर मैं तीनों को कलेक्टिवली मुझे बोलना हो कि तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, तो तीनों मिलके कहलाते हैं फर्म। तीनों को मिलके क्या कहेंगे हम? फर्म। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, जब किन्हीं बंदों को अगर पार्टनरशिप में आना है तो मिनिमम कितने बंदे चाहिए? भाई मिनिमम दो तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप में आने के लिए। तो मिनिमम पर्सन कितने हो गए? 2 और मैक्सिमम 50। मैक्सिमम पर्सन पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं? 50। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अच्छा, ये 50 कहाँ लिखा गया है कि 50% मैक्सिमम हो सकते हैं? रूल 10 कंपनीज रूल्स 2014। सर उससे पहले ये लिमिट 100 थी, ठीक है? उससे पहले ये लिमिट 100 थी। किसमें थी? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन उसके ही अगले साल इस लिमिट को 50 कर दिया गया। किसके थ्रू? रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 के थ्रू। तो ये आपको मेन क्या याद रखना है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 रहेंगे। अच्छा, उसके बाद एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। जब जो लोग पार्टनरशिप में आएंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस में पार्टनरशिप में कैसे रहेंगे, क्या क्या काम करना है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कितनी सैलरी, कितना कमीशन, जो भी है सब चीज उस एग्रीमेंट में लिख देंगे। ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है। ये एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में रिटर्न ही एग्रीमेंट होगा, लेकिन ऑरल भी हो सकता है, कोई गलत नहीं है। अच्छा, अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसका मीनिंग हम आगे जानेंगे। थर्ड पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप जो करी जाती है ना, एक लॉफुल बिजनेस को करने के लिए की जाती है, लीगल बिजनेस को। अच्छा, ये चीज क्लियर है। लीगल बिजनेस के बाद उसमें एक मेन पॉइंट आता है कि बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर कोई बिजनेस हम नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पार्टनरशिप में कवर नहीं होंगी। और दूसरी चीज, जो बिजनेस है ना वो रेगुलर नेचर का बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई इरेगुलर नेचर की, कोई कभी सालों में एक ट्रांजेक्शन कर दिया उसको भी हम पार्टनरशिप बोल देंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था कि दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों मिले और पार्टनरशिप उन्होंने क्या किया, दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, उन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है? उस प्रोडक्ट को उन्होंने 10,000 का खरीदा और 12,000 का बेच दिया। तो 2,000 का उनको प्रॉफिट हुआ। तो उसमें पूछा गया था कि क्या है पार्टनरशिप कहलाएगी? ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये कोई रेगुलर नेचर की एक्टिविटी नहीं है। ये तो मिले, एक बार ट्रांजेक्शन करी, काम खत्म, तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अच्छा जी, तो हमारा जो बिजनेस है प्रॉफिट अर्न के बेसिस पे होना चाहिए और दूसरा रेगुलर बेसिस का बिजनेस होना चाहिए। प्रॉफिट अर्न मोटिव होना चाहिए और साथ ही साथ बिजनेस हमारा रेगुलर नेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर्स जो पार्टनरशिप में आ रहे हैं डेफिनेटली प्रॉफिट शेयर करने के लिए आ रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह हम एग्रीमेंट में लिख देंगे। पार्टनरशिप डीड में हम साफ साफ लिख देंगे कि भाई उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। अगर कुछ हमने ऐसा नहीं लिखा तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे रहेगा? इक्वली। कैसे रहेगा? इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा सर, एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्या कोई एक पार्टनर हो सकता है जो केवल प्रॉफिट शेयर करे? बिल्कुल हो सकता है। कोई एक ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो केवल प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस बियर नहीं करेगा। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या रहेगा? ऐसा पार्टनर हो सकता है जो केवल प्रॉफिट शेयर करने के लिए आएगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाई करेगा कि प्रॉफिट और लॉस फर्म का किस तरह से पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, और साथ ही साथ एक पार्टनर जो केवल प्रॉफिट शेयर करता है ऐसा पार्टनर भी हो सकता है। लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है।
लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है सर? जो बिजनेस है वो या तो सारे मिलके करेंगे या कोई एक अदर्स के बिहाफ पे भी कर सकता है। तो उसमें पहली लाइन मेरे को दिख रही है, पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स। पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। इसका क्या मीनिंग है कि पार्टनर एजेंट भी हो सकते हैं और प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग देखते हैं। देखो सपोज करो ए और बी दो बंदे पार्टनरशिप में है, ठीक है। सबसे पहले एजेंट का मीनिंग देखते हैं। एक बंदा एजेंट कब कहलाता है? जब वो किसी दूसरे के बिहाफ पे कोई काम करे। एक बंदा एजेंट कब कहलाता है? जब वो मालिक के बिहाफ पे कोई काम करे। तो पार्टनर एजेंट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा। इसका क्या मतलब है सर? देखो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं। किसी दिन ए नहीं आ पाया बिजनेस में, तो उसने बी को फोन करके कहा कि तू मेरे बिहाफ पे काम कर दे, और अगर बी उस काम को कर देता है तो बी क्या बन गया? एजेंट, और ए क्या बन गया? प्रिंसिपल। तो ए बन गया प्रिंसिपल, बी बन गया एजेंट। अच्छा, किसी दिन बी नहीं आया, उसने ए को फोन करके कहा कि तू मेरे बिहाफ पे काम कर दे, और ए ने कर दिया। तो ए क्या बन गया? एजेंट, बी क्या बन गया? प्रिंसिपल। अगर दोनों इस तरह से एजेंट और प्रिंसिपल के लिए एग्री करते हैं तो वो पार्टनरशिप वैलिड पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। समझे? तो वो पार्टनरशिप वैलिड पार्टनरशिप कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। इसको हम, इस पॉइंट को हम ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है सर? अगर सारे पॉइंट्स ऊपर के कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग भी है, उनका वैलिड एग्रीमेंट भी बना हुआ है, सारे पॉइंट्स फुलफिल, लीगल नेचर का बिजनेस भी कर रहे हैं, सब पॉइंट्स फुलफिल कर रहे हैं, यही पॉइंट फुलफिल नहीं कर रहे कि वो एजेंट और प्रिंसिपल की तरह से काम नहीं कर रहे, तो आपकी पार्टनरशिप एक वैलिड पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो ये पॉइंट फुलफिल करना मैंडेटरी है। अच्छा जी, तो बिजनेस हमारा एक इसमें आगे लिखा है, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। तो बिजनेस जो है पार्टनरशिप का वो सभी मिलके चला सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई पार्टनर नहीं है, उसके बिहाफ पे अदर्स बिजनेस को चला लें, तो ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में क्या आएगा? हर पार्टनर के पास राइट है। किस चीज का राइट है सर? पार्टिसिपेट करने का, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में, बिजनेस को मैनेज करने का हर पार्टनर का राइट है। सेकंड, कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्ट करने का, क्या चल रहा है बिजनेस में, कैसे चल रहा है, तो सब पार्टनर्स के पास ये राइट होता है। नेक्स्ट राइट होता है इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस कॉपीज। मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं, उनको कभी जब चाहे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी कॉपीज भी ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। हर पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर ले। नेक्स्ट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो उसके पास राइट है कि उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट ले सकता है, और अगर वो इंटरेस्ट जो होगा वो डीड में, एग्रीमेंट में लिखा होगा, और अगर वो इंटरेस्ट एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो इफ नॉट एग्रीड, तो किस रेट से दिया जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर चाहे तो किसी नए पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है। तो सर क्या है, मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन नहीं होगा? नहीं। अगर सपोज करो 10 पार्टनर्स हैं और किसी 11वें पार्टनर को पार्टनरशिप में लाना चाह रहे हैं, और 10 में से 9 एग्री हो गए कि इस पार्टनर को ले आओ, और एक मना कर देता है, तो नया पार्टनर आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर एक पार्टनर भी मना कर देता है कि नए पार्टनर को नहीं लाना, तो उसके पास राइट है कि वो नए पार्टनर का एडमिशन रोक सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर के पास राइट है, वो जब चाहे फर्म से रिटायर हो सकता है अपनी पार्टनरशिप से। कोई मैंडेटरी नहीं है उसको कि 5 साल 10 साल एक जिस पीरियड के लिए आए वो रहने ही रहना पड़ेगा, जब चाहे वो रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट, गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई एक्सपेंस कर दिया, तो उसके पास राइट है कि उसका इंडेमनिफाई कर सके उस एक्सपेंस को, मतलब रिकवर फर्म से ले सके, उस एक्सपेंस का जो उसने खर्चा करा फर्म से ले सके। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं पार्टनरशिप की। मतलब देखो, पार्टनरशिप डीड क्या होगा? एक पेपर होगा जिसपे सारी पार्टनरशिप के हम टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख देंगे। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे सर? वो कि पार्टनर्स के नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है,
किस तरह से वो प्रॉफिट को बांटेंगे, क्या उनका रेशियो रहेगा प्रॉफिट को बांटने का, कितनी कौन सैलरी लेगा, कौन कितनी कमीशन लेगा, सब चीज एक पेपर पे हम लिख के और उस पर सारे पार्टनर्स के साइन करा देंगे। तो उस लेटर को हम, उस पेपर को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप की उसके ऊपर लिखी होंगी। अच्छा, ये लीगल डॉक्यूमेंट भी है जिसपे साइन करेंगे सभी पार्टनर्स। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ सर? लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि उसको हम कोर्ट में एज एन एविडेंस भी रख सकते हैं, एज एन एविडेंस के तौर पे हम उसको कोर्ट में दिखा सकते हैं पार्टनरशिप डीड को, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट भी कहलाएगा। ओके जी, एविडेंस इन कोर्ट हम उसको रख सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप डीड में आता क्या क्या है सर? पार्टनरशिप डीड में आएगा क्या क्या? सभी पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, फर्म का डिस्क्रिप्शन, फर्म के डिस्क्रिप्शन और पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा सर? उनका नेम, उनका एड्रेस वगैरह वगैरह। साथ ही साथ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है सर? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो प्लेस होता है जहां पे सारे पार्टनर्स मेनली बैठते हैं या फिर जहां पे डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज फर्म की ली जाती हैं। तो सर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो सकते हैं। हाँ जी, देखो जैसे एक हमारे सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और उसकी एक पार्टनरशिप बनी, ठीक है, हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो जो प्लेस है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे फैक्ट्री होगी, और एक अदर प्लेस होगा जहां पार्टनर्स बैठ के अपना ऑफिस चलाते हैं, ऑफिस होगा, या बैठ के मेजर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो जहां पे पार्टनर्स मेनली बैठते हैं, जहां पे मेनली डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज होती हैं, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सपोज करो कोई नोटिस भेजना है तो अब क्या फैक्ट्री में भेजेंगे, वहां पे क्या वर्कर्स उसको देखेंगे। तो जो हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको हमें मेंशन करना होगा कि सभी लीगल एक्टिविटीज में जिसमें हमारा एड्रेस वगैरह चाहिएगा, तो उसके लिए हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाएगा। तो मेनली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो गया? जहां पे सभी पार्टनर्स बैठते हैं, वहां पे जहां पे डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज करते हैं, वो सब हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब हमारा किस चीज का काम है? हमारा टेक्सटाइल का काम है, हमारा कुछ प्रोडक्ट बनाने का, या जो भी काम है, नेचर ऑफ बिजनेस को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमने किस दिन शुरू करी, वो डेट भी हमें एग्रीमेंट में लिखनी होती है। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हर पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई, ये भी हम डेट में लिखेंगे, जो आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज करो 3 पार्टनर्स है, ए बी सी। ए ने 5 लाख, बी ने 7 लाख और सी ने 3 लाख लगाए, तो हम उसको भी डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख देंगे कि ए की इतनी कैपिटल है, बी की इतनी और सी की इतनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स, मैंने आपको बताया था, जब कैपिटल देते हैं बिजनेस को तो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसका रेट भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले ही लिख देंगे, किस रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट। अगर पार्टनर टेम्परेरी नेचर पे बिजनेस से कुछ पैसा लेता है, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को, तो उसका रेट भी किस रेट से इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलते हैं, वो भी हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पहले ही लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने बताया था अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट लेगा, तो उस इंटरेस्ट का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हम पहले ही एग्रीमेंट में लिख देंगे। और ऊपर मैंने आपको बताया था अगर कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं लिखा है एग्रीमेंट में तो कितना होगा? 6%, उसको याद रखना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, क्या नहीं बनी हुई? पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, तो क्या होगा सर? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो उसकी जगह पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई पार्टनर्स ने तो वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। और वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा ना पार्टनर्स में, वो इक्वली बटेगा। कैसे बटेगा? इक्वली। उनको किसी पार्टनरशिप एक्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई, किसने कम लगाई, किसने ज्यादा मेहनत करी। उनके हिसाब से सब पार्टनर्स इक्वल है और जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस तरह से बटेगा? इक्वली। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा सर? नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर लोन दे रहा तो उस पर मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है, उसको जरा ध्यान से समझना और कंफ्यूज मत होना, कि अगर लोन पार्टनर दे रहा फर्म को, अगर लोन पार्टनर दे रहा फर्म को, तो उस पर इंटरेस्ट उसे मिलेगा किस रेट से? 6% पर एनम। लेकिन अगर फर्म दे रही लोन पार्टनर को, अगर फर्म दे रही पार्टनर को, तो उस पर इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर लोन पार्टनर दे रहा फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा? 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर फर्म दे रही पार्टनर को लोन तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा।
एज पर पार्टनरशिप एक्ट। अगर डीड नहीं है, हाँ डीड में कुछ लिख दिया तो बात अलग है, फिर तो जो डीड में लिखा वही होगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। ऐसी रेमुनरेशन, रेमुनरेशन बोले तो सैलरी कमीशन, अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं अगर डीड में लिखा है, लेकिन अगर डीड में कुछ नहीं लिखा, डीड ही नहीं है, तो पार्टनर्स को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। पार्टनर को कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीड। ये जो पार्टनरशिप डीड हमने बनाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है, मैंने अभी आपको बताया था कि कोर्ट में एज एन एविडेंस हम इसको रख सकते हैं, तो पार्टनरशिप डीड क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डिफाइन करता है रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, ये पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, भाई इनका बीच में प्रॉफिट शेयरिंग किस हिसाब से है, सब चीज हमें डीड बता देती है। तो ये क्या डिफाइन करता है, रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स। नेक्स्ट गवर्न करता है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, भाई ये राइट्स और ड्यूटीज भी पार्टनर्स के गवर्न करने में हेल्प करता है। कैसे, सपोज करो हमने ए बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, हमने बी को की कोई काम की जिम्मेदारी दी और बी बाद में करने लगे, तो हम उसको डीड दिखा देंगे, देखो भाई तेरा ड्यूटी है इस काम को करना है, साफ साफ डीड में लिखा था। तो गवर्न करता है राइट्स और ड्यूटीज पार्टनर्स के, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डिस्प्यूट कंसिडर्ड एज ए बेसिस ऑफ सेटलमेंट, अगर कभी पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम डीड की हेल्प से उस डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी तीन पार्टनर्स से, ठीक है, 1,00,000 रुपए फर्म ने उस साल प्रॉफिट कमाया, बी बिजनेस में गया 50,000 रुपए निकाले और घर ले गया, ठीक है जी, और जबकि बी का शेयर केवल 20% था प्रॉफिट का, वो कितना ले गया 50,000, यानी कि 50%। तो अब बी करने लगा कि भाई क्या कहते हैं, मैं ज्यादा प्रॉफिट ले सकता हूं, मैं भी पार्टनर हूं, मेरा भी हक बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर डीड में कुछ लिखा है तो डीड के हिसाब से प्रोविजंस फॉलो होंगे, जो डीड में लिख दिया, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम डीड दिखाएंगे, देखो यहाँ साफ कितना लिखा है बी 20%, और तू कितना ले गया 50,000 रुपए, यानी कि 50% वापस ला। तो डीड किस चीज का काम कर रही है यहाँ पे, एज ए बेसिस ऑफ सेटलमेंट। अब ये डिस्प्यूट हुआ, इसको कौन सेटल कर रही, डीड, समझे। अच्छा, लास्ट पॉइंट, नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव डीड। डीड का होना, पार्टनरशिप डीड का होना एसेंशियल नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट डिजायरेबल है, अगर हो तो बहुत अच्छा है डीड का, क्योंकि आगे डिस्प्यूट्स वगैरह सब नहीं होते और पार्टनरशिप स्मूथली चलती चली जाती है। तो डीड का होना एसेंशियल यानी कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डिजायरेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, हु कैन बी अ पार्टनर। पार्टनर कौन बन सकता है सर, पार्टनर कोई भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, लेकिन एक्सेप्शन दी हुई है, इन बंदों को छोड़ के पार्टनर कोई भी बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट, माइनर। माइनर किसको बोलते हैं सर, एक ऐसा बंदा जो 18 साल से कम का हो, ऐसा बंदा जो 18 साल से कम का हो उसको माइनर बोल सकते हैं। तो माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, इसकी भी एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 30 पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 बोलता है कि माइनर भी पार्टनर बन सकता है। कब बन सकता है, अगर सभी पार्टनर्स एग्री हो जाएं, साथ ही साथ वो पार्टनरशिप के बेनिफिट में हो, पार्टनरशिप फर्म के लिए बेनिफिशियल हो और सभी पार्टनर्स एग्री कर जाएं, तो माइनर भी पार्टनर बन सकता है, समझे। तो माइनर वैसे तो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर सभी पार्टनर्स एग्री कर जाएं, साथ ही साथ वो फर्म के लिए बेनिफिशियल हो, तो माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं। और कौन पार्टनर नहीं बन सकता सर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या हुआ, पागल व्यक्ति जिसका दिमाग सही नहीं है, तो वो भी पार्टनर कभी नहीं बन सकता। और साथ ही साथ पर्सन डिसेबल्ड बाय लॉ, लॉ ने ही किसी बंदे को मना कर दिया कि वो कभी पार्टनरशिप में आ नहीं सकता, तो उस बंदे को कभी भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या रहेंगी। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है इसमें, सपोज करो, एग्जांपल से समझाता हूं, ए बी और सी तीन बंदे पार्टनरशिप में आए, इन्होंने आइसक्रीम फैक्ट्री खोली, आइसक्रीम फैक्ट्री खोल दी, ठीक है। आइसक्रीम फैक्ट्री खोलने के बाद आइसक्रीम बेचते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे। पार्टनर बी के मन में लालच आया, पार्टनर बी ने बिना बताए ए और सी को एक अपनी खुद की आइसक्रीम फैक्ट्री खोल दी, बी आइसक्रीम, ठीक है, और आइसक्रीम बेचने लगा और प्रॉफिट कमाने लगा। तो सर ये क्या सही चीज कर रहा है बी, नहीं। अब वो ए और सी को एक तरह से धोखा दे रहा, खुद भी प्रॉफिट अलग से भी कमा रहा और उनके साथ भी आ रहा। तो इस चीज के लिए रूल बनाया गया
कि बी इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो प्रॉफिट इसे एबीसी की पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा। बी इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो इसे किसे देना पड़ेगा, ए और सी, ए मतलब पार्टनरशिप फर्म को लाके देना पड़ेगा। समझे? तो ये लिखा है पार्टनर अगर कोई बिजनेस कैरी करता है इन कंपटीशन विद फर्म, इन कंपटीशन का मतलब है सिमिलर नेचर का बिजनेस। अगर भी आइसक्रीम फैक्ट्री की जगह कोई और काम करता, कपड़े का काम करता या रेस्टोरेंट खोलता है, कुछ भी करता, आइसक्रीम के बिजनेस से अलग काम करता, कंपटीशन ना दे उस फर्म को, तो उसका प्रॉफिट वो रख सकता था। लेकिन अगर वो सिमिलर नेचर का बिजनेस करता है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, बिना पार्टनर्स की कंसेंट के अदर पार्टनर्स जो हैं, तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो सारा का सारा किसको लाके देगा, फर्म को। वो सारा प्रॉफिट किसको लाके देगा, फर्म को। अच्छा सर अगर लॉस हुआ तो क्या लॉस भी वो फर्म को दे देगा कि लो अब लॉस भुगतो? नहीं, अगर कुछ लॉस हुआ तो वो कौन बियर करेगा सारा का सारा, वो पार्टनर बी खुद से। अगर प्रॉफिट होता है तो ही फर्म को लाके देगा, अगर लॉस होता है तो खुद को झेलना पड़ेगा। ये रूल बनाया गया। नहीं, गलती तो बी की थी, उसने सिमिलर नेचर का बिजनेस किया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अभी ये आइसक्रीम का काम किया, सपोज करो बी ने ये वाला काम ना करके बी ने क्या किया, एक आइसक्रीम का आउटलेट खोल लिया। क्या कर लिया, आउटलेट। फर्म से आइसक्रीम सस्ते में ले जाता और यहां से बेचता और प्रॉफिट कमाता, ठीक है। या इसका कोई एक सप्लायर था मिस्टर डी आया है यहां पे आइसक्रीम का बड़ा ऑर्डर देने। डी ने सहजमे को कहा कि आप मेरे आउटलेट से ले लो आइसक्रीम का ऑर्डर, तो डी को यहां पे भी प्रॉफिट हुआ। तो अगर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो फर्म के बिहाफ पे होनी थी और कोई पार्टनर उससे प्रॉफिट कमा ले, तो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो सारा का सारा किसको देना पड़ेगा, फर्म को। तो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो सारा का सारा किसको देना पड़ेगा, फर्म को। समझे? तो ये पॉइंट ये बोलता है, क्या बोलता है कि पार्टनर अर्न करता है प्रॉफिट खुद के लिए। कैसे अर्न करता है, कोई ट्रांजैक्शन फर्म के बिहाफ पे जो होनी थी या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके। तो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा इस ट्रांजैक्शन से वो सारा का सारा किसको दे दिया जाएगा, फर्म को। तो जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो इस ट्रांजैक्शन से सारा का सारा किसको दे दिया जाएगा, फर्म को। अब लास्ट कुछ अदर पॉइंट्स देखते हैं थ्योरी के जो चैप्टर में बनते हैं। अदर पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि जो फर्म का रजिस्ट्रेशन है ना, जो भी मैंने आपको बताया कि फर्म को पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। फर्म का रजिस्ट्रेशन अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एमसीक्यू आ सकता है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। एक और पॉइंट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स ए फर्म डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर है, सी की डेथ हो गई तो फर्म वहीं खत्म है। अगर बी और सी ए और बी एग्री कर जाते हैं कि सी के मरने के बाद हम इस फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्री कुछ नहीं करते तो फर्म वहीं खत्म मानी जाती है। अच्छा जी, एक लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, पार्टनरशिप फर्म ना सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका क्या मतलब है सर, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब है सपोज करो ए बी सी एक पार्टनरशिप में आगे एक फर्म बनाई, ठीक है, ए बी सी पार्टनरशिप में आई और एक फर्म बनाई। अब पार्टनर मिलके, सी मिलके या बी मिलके या ए मिलके कोई फ्रॉड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फ्रॉड। तो क्या फर्म भी भुगतेगी? या फर्म मिलके कोई फ्रॉड करती है, फर्म क्या करती है, फ्रॉड, तो क्या पार्टनर्स उसको भुगतेंगे? बताओ, पार्टनर्स उसको भुगतेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर्स उसको भुगतेंगे। तो फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि अगर फर्म कोई लॉस करती है तो पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लेकिन पार्टनरशिप के केस में फर्म अगर कोई फ्रॉड करती है तो पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्टनरशिप के केस में। समझे? अच्छा, लेकिन हाँ अकाउंटिंग के पर्पज से फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। वो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता था कि मालिक अलग है, पार्टनर्स अलग है मतलब, और साथ ही हमारी फर्म अलग है, मालिक अलग, बिजनेस अलग। ये तो जाहिर सी बात है।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पार्टनर्स के खर्चे उसमें नहीं डलते, P&L अकाउंट में लास्ट वीडियो में। तो अकाउंटिंग के पर्पज से मालिक अलग है, फर्म अलग है, लेकिन लीगल एंटिटी के तौर पे देखा जाए तो पार्टनरशिप और फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर सारे के सारे एक ही व्यक्ति माने जाएंगे। अगर फर्म कोई फ्रॉड करती है तो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू।